नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के ट्रांजिशन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित बहुत सारी बातों को। बच्चों, ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टीज का अगला हिस्सा है, उसी सीरीज का ये वीडियो है जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में जाना था। वहीं पर हम लोगों ने हीट ऑफ एटमाइजेशन के बारे में भी जाना था, डेंसिटी के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने अगले टॉपिक के बारे में जाना था जो कि था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जो हम लोगों ने जाना था वो था एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो कि इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी और ट्रांजिशन मेटल को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करा था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत बड़ा भी कंटेंट माना जाता था। तो जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ा हिस्सा होता था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल का, वैसे ये वाला हिस्सा यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल भी बहुत ही बड़ा हिस्सा होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या? तो आप लोग जानते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में किसी भी एटम पर मौजूद वो रेसिडुअल चार्ज जब बाकी सारे एटम को उस मॉलिक्यूल या आयन से हम लोग हटाएंगे आफ्टर बॉन्ड फ्यूजन इन ए सर्टेन मैनर, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स जो कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज को भी हम लोग अगर लेकर देख लें तो ये सारा मेटल ट्रांजिशन मेटल जो भी है वो कितना तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट और कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देता है उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखकर यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानो बच्चों कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच आर लिस्टेड इन द गिवन टेबल। कि ये जो टेबल है वो टेबल क्या बता रहा है कि जितना भी ट्रांजिशन मेटल है वो कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है जो कि इस टेबल में यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो सीरीज है इस सीरीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। दूसरा वाला जो है दैट इज 4D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल और तीसरा वाला जो है 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी हम लोग 3D सीरीज को बोल सकते हैं, है कि नहीं। 4D सीरीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और 5D सीरीज के एलिमेंट को बच्चों हम लोग बोल देते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये सारा जो एलिमेंट है ये सारे किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो आप लोगों को याद हो तो जो सबसे पहला ग्रुप 3D सीरीज में होता है या फिर जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो तीसरे ग्रुप से शुरुआत होती है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है ना। तो ये इतने सारे ग्रुप जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अलग अलग एलिमेंट कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकते हैं उस बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले स्कैंडियम की बात करते हैं यानी कि थर्ड ग्रुप के मेंबर, तो स्कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम। तो ये अभी कभी याद करो कि थर्ड ग्रुप के जो भी 3 मेंबर हैं स्कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम, ये तीनों फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक है ना। इसी तरह सीधे ग्रुप 12 में हम लोग चले जाते हैं तो वहां पर जिंक और कैडमियम जो है, जिंक और कैडमियम वो भी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +2। लेकिन मरकरी की अगर हम लोग बात करें तो मरकरी 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, वो है Hg2+ और Hg+ यानी कि +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यदि मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको हम लोग बोल देते हैं मर्क्यूरिक, और अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं मर्क्यूरस। जैसे कि Hg2+ की अगर हम लोग बात करें तो HgCl2 हो गया, दिस इज मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक क्लोराइड। और Hg2Cl2 अगर आप लोगों को दिख जाए देन दिस वन इज मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक है, यानी कि तुम लोगों को दिखने को मिला होगा कि ग्रुप 12 में क्या क्या है। ग्रुप 12 में जिंक और कैडमियम तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन मरकरी 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, +1 और +2। और ये जो छोटा छोटा बात है ना, ये अगर आप लोग याद रख लोगे तो क्या होगा ना कि आगे जितना भी चीज आप लोगों को दिखेगा वो सब आसान दिखेगा। फिर हम लोग ग्रुप 11 में आते हैं। ग्रुप 11 में देखोगे कॉपर भी उसी तरह से क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्यूप्रिक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। सिल्वर जो है वो +1 में रहता है मोस्ट कॉमनली, लेकिन जो ब्रैकेट में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाया गया
गया है तो वो आप लोगों को समझना है कि वो लेस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ग्रीन कलर से जो मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूं वो है लेस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और येलो कलर में जो है दैट वन इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रहेगा ना। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि गोल्ड जो है वो +1 और +3 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। निकेल की बात करें तो वो कॉमनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। प्लैटिनम +2 और +4 दोनों में रहता है। प्लैटिनम की बात करें तो वो +2 और +4 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। और लेस कॉमनली कभी कभी निकेल +3 और +4 में भी हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। प्लैटिनम भी +3 में कभी कभी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। प्लैटिनम भी +3 में हो सकता है, +4 और +6 में हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये समय देना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उन पॉइंट्स को समझने के लिए ये वाला टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कोबाल्ट जो है ग्रुप 9 की अगर हम लोग बात करें तो +2 और +3 में रहता है। रोडियम जो है +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। और इरिडियम जो होता है +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। लेस स्टेबल फॉर्म में कोबाल्ट कभी कभी +4 में भी रह सकता है, रोडियम +6 में भी रह सकता है, और इरिडियम का +2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आयरन की, तो आयरन जो है वो समान रूप से +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। रुथेनियम जो होता है +2 और +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। और ऑस्मियम जो है +4 +6 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। आयरन जो होता है लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 +6, और ये रुथेनियम का +5 +6 +7 और +8 जो है वो लेस स्टेबल होता है, और ऑस्मियम का +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो यहां पर ग्रुप 8 में आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम में एक विशेष चीज जानने को मिला, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोगों ने जनरल नॉलेज के रूप में पढ़ा था, कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो शो किया जाता है वो होता है +8, दैट इज पॉजेस्ड बाय ऑस्मियम एंड रुथेनियम। समझे बात को, कि ऑस्मियम और रुथेनियम ही ऐसा एलिमेंट है जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, दैट इज +8। +8 में बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं जा सकता है, सिर्फ ऑस्मियम और रुथेनियम। उसमें भी ऑस्मियम जो होता है +8 में स्टेबल कंपाउंड बनाता है। रुथेनियम कभी कभी +8 में जा सकता है, बट दैट वन इज नॉट सो स्टेबल। ठीक है ना। अब हम लोग चले आते हैं ग्रुप नंबर 7 में। ग्रुप नंबर 7 का पहला एलिमेंट जो है वो है मैग्नीज, और मैग्नीज जो होता है समान रूप से +2 और +4 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। टेक्नीशियम जो होता है वो +4 और +7 में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और रेनियम जो है ये +3 +4 और साथ में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इसमें बोर नहीं होना, क्योंकि ये चीज थोड़ा थोड़ा समझने के लिए है, बाकी इसका इस्तेमाल अभी आगे आने वाला है, इसीलिए सबसे पहले मैं टेबल के माध्यम से ही तुम लोगों को बता रहा हूं। और ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाया मैग्नीज +3 और +6 में अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, लेकिन हो सकता है। टेक्नीशियम भी +5 में अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। रेनियम जो होता है +5 और +6 में लेस स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ग्रुप 6 की बात करें तो क्रोमियम जो होता है +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। मॉलिब्डेनम जो होता है +3 +4 +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। टंगस्टन जो कि तुम लोगों को ये भी जनरल नॉलेज में है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसका होता है, टंगस्टन, W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो +2 +4 +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है। लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो होता है +4 +5, मॉलिब्डेनम का +2 और टंगस्टन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। अब हम लोग ग्रुप 5 में वेनेडियम की अगर हम लोग बात करें तो वेनेडियम जो होता है वो समान रूप से +2 +3 +4 और +5 हर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। नायोबियम की बात करें तो वो सिर्फ +5 में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। टैलियम जो होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। लेकिन इसके अलावे भी नायोबियम जो होता है +2 +3 और +4 में हो सकता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। वैसे ही टैलियम भी +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। ग्रुप 4 में बात करें तो टाइटेनियम जो होता है +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। जिरकोनियम जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है। हाफनियम जो होता है वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है ना बच्चों। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि टाइटेनियम क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, बिल्कुल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड बनाता है, बट सच कंपाउंड इज कंपैरेटिवली अनस्टेबल। जिरकोनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, लेकिन सच कंपाउंड इज कंपैरेटिवली अनस्टेबल। और हाफनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है और सच कंपाउंड इज कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली अनस्टेबल। ठीक है, तो ये जो था ओवरव्यू था कि ट्रांजिशन मेटल किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, और वो ओवरव्यू से आप लोग बहुत तरह की जानकारी ले सकते हो। अब इसी टेबल को अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो वही पॉइंट अब यहां पर मैं नीचे एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग एकदम रिलैक्स मोड में इन चीजों को देखना और समझने की कोशिश भी करना। यहां पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अदर एलिमेंट विथ विच द ट्रांजिशन मेटल इज बाइंडेड टू फॉर्म द कंपाउंड। ये वाला पॉइंट है क्या? इस पॉइंट को ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल किस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बॉन्ड बनाएगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो दूसरा एलिमेंट क्या है जिससे कि वो एलिमेंट वो ट्रांजिशन मेटल जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग बात करें बच्चों कि कोबाल्ट जो है अभी ये क्लोरीन से जुड़ रहा है। ठीक है ना, कोबाल्ट जो है ये मान लो फ्लोरीन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो कोबाल्ट का कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो दूसरा एलिमेंट क्या है जिससे कि कोबाल्ट जुड़ रहा है। कोबाल्ट क्लोरीन के साथ मैक्सिमम +3 में जा सकता है, कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ +6 में भी जा सकता है। इस बात को याद रखना, यानी कि दूसरा एलिमेंट क्या है इस बात पर जरूर से निर्भर करेगा कि कोई भी एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट से वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड इन एनी कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यानी कि अगर तुम लोगों से कभी पूछा जाए कि कोई भी एलिमेंट एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे कि यहीं पर तुम लोग गौर कर रहे होगे कि ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि क्रोमियम जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी तरह मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, वो क्या हर एलिमेंट के साथ क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 में जा सकता है क्या? नहीं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनाता है। और ये भी याद रखना कि फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कि आप लोगों से बोला जाए कि मैग्नीज जो होता है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो ये मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड +7 में बनाएगा कि फ्लोरीन के साथ? एक तो क्लियर है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनेगा, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं। ऐसा ही इस वजह से क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज काफी छोटा है। वाई का जवाब ये तुम लोग हो, और तुम लोग अगर पूछो क्यों ऐसा, तो इसका जवाब होता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज काफी छोटा है। काफी छोटा साइज होने की वजह से मैग्नीज, छोटे से मैग्नीज के चारों तरफ साथ फ्लोरीन आएगा तब ना कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए ये अगर मैग्नीज है तो इसके चारों तरफ साथ फ्लोरीन रहने का जरूरत होगा कि नहीं जरूरत होगा। तो साथ फ्लोरीन रहे या साथ ऑक्सीजन रहे या फिर जो भी कंडीशन रहे, तो उस स्थिति में कब तुम्हारा मैग्नीज के चारों तरफ ज्यादा नंबर ऑफ एटम सराउंड हो सकता है? जब वो एटम छोटा हो कि बड़ा हो? छोटा। इसी वजह से चूंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन काफी छोटा साइज का होता है, इसी वजह से कोई भी ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। और दूसरा बात ये होता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन चूंकि तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से ही फ्लोरीन और ऑक्सीजन में यह क्षमता होता है कि वो किसी एलिमेंट को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सके। तो इन दोनों बातों को आप लोग गहराई से सोचना और याद करना। और इसमें एक एक्सेप्शनल बात ये कि अगर पूछ लिया जाए कि मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, फ्लोरीन के साथ भी, तो पूछा जाए कि किसके साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो याद रखना ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। क्यों? तो उसका भी जवाब होता है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता है। यानी कि मैग्नीज को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाने के लिए और सिर्फ 4 ऑक्सीजन काफी है, MnO4-। लेकिन अगर फ्लोरीन को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक मैग्नीज को पहुंचाना हो तो MnF7 होना पड़ेगा। तो तुम सोच कर देखो कि यहां पर इस परिस्थिति में ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन को सराउंड होना पड़ेगा, लेकिन यहां पर फ्लोरीन को साथ फ्लोरीन को सराउंड होना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली टफ होगा। इसी वजह से मैग्नीज जो होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ट्रांजिशन मैटर्स, कि क्यों ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन पूछता है, ये तो क्लियर है कि ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा क्यों ऐसा? क्यों?
तो कभी देखोगे कि कभी क्रोमियम जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जैसे Cr2O3 है उसमें क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कभी क्रोमियम देखो CrO4 3- में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वही क्रोमियम कभी CrO4 2- है तो उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वही क्रोमियम देखोगे CrO2 में कभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी कि एक ही क्रोमियम एक ही अदर एलिमेंट तो ऑक्सीजन है, जो कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो निर्भर करता है कि दूसरा एलिमेंट क्या है जिससे वो जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो 4 एग्जांपल मैंने दे रखा है, इस चारों एग्जांपल में अदर एलिमेंट ऑक्सीजन ही है, सेम ही है। तो फिर सेमी एलिमेंट के साथ सेम क्रोमियम एटम अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों रहता है? तो व्हाई ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो जवाब दोगे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ NS एज वेल एज N-1 d ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। कि बॉन्डिंग में दरअसल कहीं भी बॉन्डिंग होता है ना तो उसमें सिर्फ वैलेंस शेल का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहां पर ट्रांजिशन मेटल जब बॉन्डिंग करता है तो वहां वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, जो कि वजह होता है कि ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। और वो कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें आप लोग गौर करोगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू, किसके वजह से? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ NS एज वेल एज N-1 d ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। ये है NS, ठीक है ना, कि ये पार्टिसिपेशन जो होता है NS ऑर्बिटल और N-1 d ऑर्बिटल दोनों के इन्वॉल्वमेंट के वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोई भी ट्रांजिशन मेटल का इन इट्स कंपाउंड। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि अगर पूछा जाए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, जैसे ट्रांजिशन मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल तब शो करता है जब सिर्फ बॉन्डिंग में NS ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। याद रखना, सिर्फ NS ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल बॉन्डिंग में NS के साथ साथ N-1 d ऑर्बिटल भी भाग लेने लगे बॉन्डिंग में, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं यहां पर? द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली एग्जिबिटेड व्हेन ओनली NS ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, व्हाइल higher oxidation state is exhibited when NS as well as N-1 d ऑर्बिटल take part in bonding। यानी कि NS के साथ साथ N-1 d ऑर्बिटल भी अगर बॉन्डिंग में भाग लेने लगे तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो अब बात होता है कि द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल डिफर बाय यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे तुम लोग गौर करोगे ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे कि क्रोमियम की ही अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम गौर करोगे +2 +3 +4 +5 +6 कई तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है। मैग्नीज भी +2 +3 +4 +5 +6 +7 कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है। लेकिन तुम गौर क्या कर रहे हो कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का या फिर मैग्नीज का, तो इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर जो है वो कितने के बराबर है? 1 के बराबर। वही डिफर बाय यूनिटी। Whereas oxidation state of non-transition metal mainly p block element differ by 2। लेकिन p block element जैसे कि हम लोग सल्फर के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो तुमको ध्यान होगा कि सल्फर जो होता है वो +2 में रह सकता है, +4 में रह सकता है, +6 में रह सकता है। ध्यान है। क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें, क्लोरीन भी p block एलिमेंट है, तो क्लोरीन +1 में हो सकता है, +3 में हो सकता है, +5 में भी हो सकता है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। यानी कि यहां पर जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, ये अंतर जो है वो कितना है? 2 के बराबर। और यहां पर ट्रांजिशन मेटल में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर जो होता है 1 के बराबर। इस बात को भी ये बात भी नोटिसेबल है और इसे भी तुम लोग याद रखोगे। क्या चीज? कि ट्रांजिशन मेटल जो एक से अधिक तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा या कंपाउंड बनाएगा, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 1 के बराबर होगा। लेकिन नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में 1 नहीं बल्कि 2 का अंतर होता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो NS ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल में जंप करता था p ऑर्बिटल में, p ब्लॉक एलिमेंट में, तो जिस वजह से डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के बराबर होता था, जैसा कि p ब्लॉक एलिमेंट में मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है ना। अब इस वाले पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखो। इस पॉइंट में क्या लिखा है? इन ईच पीरियड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कि हर एक पीरियड में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ेगा, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, रीचेस टू ए मैक्सिमम इन द मिडिल एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग।
यानी कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे आप लोग जा रहे हो, किसी पीरियड में जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पहले जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 था, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉसिबिलिटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कहां तक, मिडिल तक। और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है, जैसे कि इस वाले टेबल से ही आप लोग देखो ध्यान से कि ये 3D सीरीज था, है ना, ये सबसे पहला 3D सीरीज है। तो 3D सीरीज में देखोगे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करें किसी भी पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने के दौरान तुम लोग क्या देखोगे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +3, फिर क्या हुआ +4, फिर +5, फिर +6, फिर +7, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला गया, फिर मिडिल तक बढ़ा, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया 6, 4, 4, 2, 2, फिर जैसे भी घटना है घटते चले गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्यों भला? तो इसका जवाब होता है कि जैसे हम लोग स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वहां पर क्या होता था 3d1। 3d1 कहने का मतलब क्या हुआ कि d ऑर्बिटल में कुल मिलाकर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, और s ऑर्बिटल में तो ऑलरेडी 2 था, तो वो 2 और ये 1 मिलाकर, जैसे कि ध्यान दो कि इसके पहले मान लो 4s2 था, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था, 1 इलेक्ट्रॉन 3d का। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना कि ट्रांजिशन मेटल में बॉन्डिंग के दौरान ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल दोनों बॉन्डिंग में भाग लेता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है क्या स्कैंडियम में, तो बताओ तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक ले जाएगा, +3 तक, सही है। इसके बाद मान लो टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 4 हो गया, उसके बाद तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक ले जाएगा। वेनेडियम में 5 आ गया क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस सेल में। क्रोमियम में 6 आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। मैग्नीज में देखो 7 आ गया। नहीं, दरअसल हुआ क्या, लेफ्ट टू राइट जाने में डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, तो बॉन्डिंग का चांसेस भी बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसी वजह से मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेफ्ट टू राइट जाता है और बीच तक बढ़ता है। उसके बाद जैसे मैग्नीज के आगे जाओगे तो फिर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगा ना, तो जिस वजह से बॉन्डिंग का चांसेस भी घटेगा और जिस वजह से मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मात्रा भी फिर मिडिल के बाद घटते जाता है। और वैसा हर ग्रुप में होता है, समहाउ थोड़ा बहुत देखोगे तो हर ग्रुप में इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है मिडिल तक और फिर घटना शुरू हो जाता है। समहाउ ट्रांजिशन मेटल है, एक्सेप्शन तो भरा पड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत बात इस तरह से हम लोग मानते हैं। तो क्यों भला, इसका जवाब भी आप लोगों ने देख लिया, वो इस वजह से क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है कि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बढ़ते जाता है मिडिल तक, और उसके बाद चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का घटना शुरू होता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इस वजह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मात्रा बढ़ते जाता है या घटते जाता है, घटते चले जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इस वाले पॉइंट में क्या लिख रखा है, द एलिमेंट विच एग्जिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर आइदर और नियर द मिडिल ऑफ द पीरियड। यानी कि यहां पर ये लिखा, वो पिछला पॉइंट क्या था कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो बढ़ेगा, बीच में मैक्सिमम रहेगा और फिर घटने लगेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट ये बोला है कि कोई भी एलिमेंट एक से अधिक कई तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो कितना तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो भी लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएगा। किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर चांसेस ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते चले जाएगा, और बीच में या तो बीच के अगल बगल, यानी यहां पर क्या लिख रहा है, आइदर और नियर द मिडिल ऑफ द पीरियड और सीरीज, की या तो बीच में या बीच के अगल बगल क्या होगा, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू जो होगा, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो बढ़ेगा, और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे घटते चले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देखो कि स्कैंडियम एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, टाइटेनियम 3 तरह का, वेनेडियम जो होता है 4 तरह का, क्रोमियम 6 तरह का, 5 तरह का, मैग्नीज जो होता है वो 6 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड बाय एनी एलिमेंट जो होगा वो भी लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाएगा, बीच में मैक्सिमम होगा और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, घटते चले जाता है। ऐसा भी क्यों, तो इसका भी वही वजह होता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, चूंकि डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाता है, नहीं, और मिडिल में चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, जिस वजह से मिडिल वाले एलिमेंट के द्वारा शो किया गया पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का भी संख्या मैक्सिमम होगा, क्योंकि अभी कुछ
देर पहले हमने देखा था ना कि बॉन्डिंग में ns के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल भी भाग ले सकता है, तो ये वजह होता है। ठीक है, तो अगले बात की ओर बढ़ते हैं। इस वाले बात में क्या बोला जा रहा है कि ये रोना नहीं, क्योंकि ये सारा पिक्चर बस तुम लोगों को खुश करने के लिए मैंने बना रखा है कि बोर नहीं होना, क्योंकि बोरियत भरा होता ही डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक, और उसमें भी सबसे बोरियत डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंडिया में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे वो डी एंड एफ ब्लॉक को उतना ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। तो अगर आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो बाकी स्टूडेंट्स आप लोग डिस्टिंग्विश हो जाओगे, ये 100% श्योर बात है। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज एग्जिबिट फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट, की शुरुआत में कोई भी एलिमेंट जो है शुरुआत में थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलरली एलिमेंट इन द लास्ट ऑफ दिस सीरीज ऑल्सो एग्जिबिट फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है ना, कि शुरू का एलिमेंट भी बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वही अभी हम लोगों ने देखा भी था। जैसे किसी भी ग्रुप में जैसे तुम लोग शुरू के एलिमेंट को देखो तो वो बहुत ही कम तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है पॉसिबल, और लास्ट में वाले एलिमेंट की भी बात करें तो वो भी कई बहुत ही कम तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यही बात वहां पर पॉइंट के रूप में लिख रखा है मैंने। क्यों ऐसा होता है, तो शुरू के एलिमेंट में क्या होता है, शुरू के एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो शुरू के एलिमेंट में कहानी ये होती है कि उसमें डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम होता है, और लास्ट वाले एलिमेंट में भी वही बात होता है। लास्ट वाले एलिमेंट में पेयरिंग होने के बाद D9 D10 वगैरह होते चले जाएगा तो भी वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बहुत कम हो गया, तो बॉन्डिंग का चांसेस बहुत कम, और बॉन्डिंग का चांसेस बहुत कम तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या भी बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम। और यही वजह होता है कि शुरू का एलिमेंट मतलब स्टार्ट का एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट जो होता है वो फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्यूअर मतलब बहुत कम से कम। ठीक है ना, इसके बाद वाले पॉइंट को अगर तुम लोग ऐसे देखो तो इस वाले पॉइंट में क्या लिख रखा है मैंने कि फॉर एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज एक्सेप्ट स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। याद हुआ कि 3D सीरीज के एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, सारे पॉइंट को याद ही करना है, कुछ विशेष काम करना नहीं है यहाँ पर, इस बात को याद रखना। ये जो है ये कौन सा सीरीज का एलिमेंट है तुम लोगों को याद हो तो 3D सीरीज। तो 3D सीरीज के एलिमेंट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कौन होता है, +2। यानी कि तुमसे पूछा जाए कि 3D सीरीज का एलिमेंट जो भी है तो वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रहना चाहेगा, तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सामान्य तौर पर रहना चाहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग ये 3D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आर्गन 4s2 3dx, कुछ भी होगा, x का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये सारा एलिमेंट जो है, ये सारा एलिमेंट s ऑर्बिटल जो कि वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है, उस s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेगा तो ये जो भी मेटल है इस मेटल पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +2। यानी कि 3D सीरीज का जितना भी एलिमेंट होता है उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सामान्य तौर पर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कंपाउंड बनाता है। लेकिन यहां पर लिख दिया मैंने एक्सेप्ट स्कैंडियम, यहां पर स्कैंडियम मैंने लिख रखा था। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में क्या होता है, आर्गन 4s2 3d1। तो 4s2 3d1 करने का मतलब कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है स्कैंडियम ये आराम से 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करके ये स्कैंडियम 3+ बनाना चाहेगा कि नहीं बनाना चाहेगा, ये आराम से स्कैंडियम 3+ बनाएगा, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर चुका होगा, क्योंकि स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s0 3d0। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल, इसी वजह से स्कैंडियम जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, तो इसके बाद अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस वाले पॉइंट में क्या लिख रखा है मैंने, इस वाले पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सामान्य तौर पर रहता है, जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इसको याद रखना है कि अगर ट्रांजिशन मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्ड फॉर्म्ड आर एसेंशियली कोवेलेंट। ये तो तुम लोग जानते हो कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड भी रहेगा तो उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर और थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहता है। अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो वहां पर यानी कि कोई भी कंपाउंड है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है।
कंफ्यूजन है ना। तो वो क्या है कि वहां पर फजान्स रूल वगैरह वगैरह जब हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ रखा है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगा और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के बीच अगर बनेगा, तो वहां थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी एराइज हो जाता है। वो कैसे, जैसे HCl है, तो HCl डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो H पर प्लस और Cl पर माइनस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बना, तो ये प्लस माइनस उसमें आयनिक कैरेक्टर लाया कि नहीं लाया। तो वही बात मैं यहाँ पर भी कहने कर रहा हूं कि ट्रांजिशन मेटल भी अपने कंपाउंड में जो बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड कंपैरेटिवली मोर कोवेलेंट होगा। और ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल में नहीं है, ये जनरल बात है, इसको चाहो तो आप लोग याद भी रख सकते हो। जैसे कि एक्स्ट्रा बात अगर आप लोगों को बताऊं, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट में भी हमने पढ़ रखा है, PCl3 है, PCl5 है। यहाँ पर तुम गौर करते होगे PCl3 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, PCl5 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो बताओ तो ऑक्सीडेशन स्टेट किधर बढ़ रहा है, +5 की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हुआ तो बताओ तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और ज्यादा पोलराइजिंग पावर तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा। लेकिन आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर PCl3 का ज्यादा होगा। तुम लोगों से पूछा जाए तो वो हर जगह लागू होता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल में भी वही बात लागू होगा। ट्रांजिशन मेटल की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांजिशन मेटल में क्या कहानी होता है, जैसे जैसे हम लोग क्रोमियम की बात करते हैं और वहां पर CRO है और CRO4 2- है, ठीक है ना। ये दो कंपाउंड है क्रोमियम और ऑक्सीजन का। तो पहले वाले कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे वाले कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो तुम क्या गौर कर रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर किस साइड बढ़ रहा है, आगे की तरफ नहीं। तो तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो CRO में ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो CRO4 2- में ज्यादा होगा। यानी कि CRO जो है दैट इज मोर आयनिक। ये हर जगह लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह लागू होगा। और CRO4 2- जो होगा दैट इज मोर कोवेलेंट। ग्रीन कलर में जो है दैट वन इज मोर कोवेलेंट, और जो ब्लू येलो कलर में दैट इज मोर आयनिक, ठीक है ना। इस बात को भी तुम लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इन कॉन्ट्रास्ट to the p block element where lower oxidation state are more favorable in heavier elements on moving down the group due to inert pair effect, but in case of d block element higher oxidation state are more stable in heavier member upon moving down the group। ये क्या बात बोल रहा है, कुछ अलग सा बात आप लोगों को नजर आया। तो आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा पिछला बात, और वो था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बच्चों अगर हम लोग बात करें, जो कि p ब्लॉक एलिमेंट में देखा जाता था, जैसे कि हम लोग ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग पढ़ते थे। तो वहां इन ग्रुप में जो लास्ट का 3 मेंबर था, जैसे ग्रुप 13 का लास्ट का मेंबर बोरोन एल्यूमिनियम को छोड़ दें तो क्या हो गया, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसी तरह ग्रुप 14 का लास्ट का मेंबर अगर कार्बन सिलिकॉन को छोड़ दें तो जर्मेनियम, टीन और लेड। इस तरह ग्रुप 15 में अगर हम लोग कार्बन सिलिकॉन को छोड़ दें तो क्या होगा, सॉरी नाइट्रोजन फास्फोरस को छोड़ दें तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है। तो लास्ट का 3 एलिमेंट दो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता था। याद होगा आपको कि गैलियम जो होता है वो +3 में भी रह सकता था और +1 में भी रह सकता था, दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह जर्मेनियम, टीन और लेड जो होता है ये भी दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता था, +4 में और +2 में। और ये जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो था ये भी दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 में और +3 में, ठीक है ना। दो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये जो ऊपर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज nth ऑक्सीडेशन स्टेट, और नीचे वाला जो है दैट इज n-2th ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये जो है अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये nth n-2th छोड़ देते हैं। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये है ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कि +3, +4 और +5 अलग अलग ग्रुप का। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से क्या होता था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ जाता था। यानी कि हम लोग अगर बात करें तो थैलियम, लेड और बिस्मथ वगैरह जो है, यानी कि नीचे का मेंबर वो +1, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और ऊपर का एलिमेंट जो होता था nth ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +3, +4 और +5 में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। यानी कि बोलना क्या है, बोलना ये है कि p ब्लॉक एलिमेंट में नीचे आने पर, ग्रुप में जैसे आप लोग नीचे आओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये बात दिमाग में डालो, पी ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर से नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में ऊपर से नीचे आने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे कि तुम लोग यहां देखो कि अगर हम लोग बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम जो होता है वो +2, +3, +4, +6 कई तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। तो उसी तरह इसी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ये क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन वाले
वाले ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर से नीचे आओगे तो देखो इस ग्रुप का सारा मेंबर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक कंपाउंड बना सकता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम जो है +6 में ज्यादा स्टेबल होगा कि मॉलिब्डेनम की टंगस्टन, यानी कि क्रोमियम +6 में ज्यादा स्टेबल कि मॉलिब्डेनम की टंगस्टन। तो तुम लोग जवाब देना टंगस्टन जो होगा +6 में मोर स्टेबल होगा। उसी तरह से अगर नेक्स्ट ग्रुप में हम लोग पूछे मैग्नीज भी +7 में जा सकता है, टेक्नीशियम भी +7 में जा सकता है, रेनियम भी +7 में जा सकता है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ क्रोमियम जो है वो कंपाउंड अगर 6+ में बना रहा है, अगर हम लोग मॉलिब्डेनम की बात करें वो +6 में कंपाउंड बना रहा है और टंगस्टन जो है वो +6 में कंपाउंड बना रहा है, तो इन तीनों में स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो टंगस्टन की, याद रहेगी। उसी तरह यहाँ पर मैग्नीज जो है ये भी +7 में कंपाउंड बना रहा है। अगर हम लोग बात करें टेक्नीशियम भी +7 में कंपाउंड बना रहा है और रेनियम जो होता है ये भी +7 में कंपाउंड बना रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, सॉरी टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जस्ट उल्टा होता था इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। ऐसा ही इस वजह से क्योंकि यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ते चली जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, जिस वजह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ते चली जाएगी। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि क्रोमियम जो होता है +6 में कम स्टेबल है बजाय कि टंगस्टन या और भी दूसरे एलिमेंट से। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्रोमियम और टंगस्टन दोनों +6 में है, कौन तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि अगर हम लोग पूछें क्रोमियम +6 में किस कंपाउंड में रहता है, CrO4 2- नहीं K2Cr2O7 है मान लो, या CrO4 2- भी बोल सकते हैं, या Cr2O7 2- भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों कंपाउंड में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, टंगस्टन भी +6 ऑक्सीडेशन WO3 सीधे बना लेता है, तो यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तुम लोगों से पूछेंगे कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड जो है वो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो जवाब दोगे CrO4 2- या Cr2O7 2-। ये जो टंगस्टन का WO3 है ना, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये स्टेबल है ऑलरेडी। स्टेबल चीज कभी रिड्यूस होना चाहेगा नहीं, लेकिन ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरेटिवली अनस्टेबल है, जिस वजह से ये रिड्यूस होकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +3 में जाना चाहेगा। और जैसे ये सारा कंपाउंड रिड्यूस होकर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, मतलब खुद रिड्यूस हुआ, इस वजह से ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर हुआ? यानी कि टंगस्टन +6 में नहीं करेगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। उसी तरह और भी बात सामने आती है, जैसे मैग्नीज वगैरह की भी अगर हम लोग बात करें, तुम लोग देखो इस वाले टेबल में कि मैग्नीज जो होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, टेक्नीशियम भी +7 में रह सकता है, रेनियम भी +7 में रह सकता है। जैसे कि मैग्नीज +7 में रहता है ना, MnO4- जिसको KMnO4 वगैरह भी हम लोग बोल देते हैं, तो KMnO4 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये +7 से रिड्यूस होकर Mn2+ या MnO2 वगैरह बनाता है, यहाँ पर कि ये रिड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट उतना स्टेबल है नहीं, तो ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो खुद रिड्यूस हुआ, इस वजह से ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन रेनियम और टेक्नीशियम वगैरह जो होता है, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी कि रेनियम अगर 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, इस वजह से रेनियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये छोटा छोटा बात एकदम महीन महीन बात है, इन बातों को तुम लोग ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब हम लोग अगली बात पर बढ़ते हैं। इस वाले बात में क्या बोला जा रहा है, ये तो बात और विवाद ही हो रहा है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजेसेस बाय एनी ट्रांजिशन मेटल इज +80। तो ये हम लोग उस समय ही देखे थे कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा जाता है वो कितने के बराबर होता है? +8, जो कि हम लोगों ने देखा था रूथेनियम और ऑस्मियम में होता था, जिसमें कि ऑस्मियम का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। वो इस वजह से भी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो रूथेनियम से कहीं ज्यादा स्टेबल जो होता है वो कौन हो जाता है? ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये जनरल नॉलेज है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। यहाँ गुस्साना उसाना नहीं रे भाई कि अब मैं मेरे से नहीं होगा, मैं चला, रुको रे, ये कौन है? पहचानो तो, पहचान के कमेंट बॉक्स में लिखो। सॉरी नहीं लिखना, तुम लोग उल जलूल लिख दोगे, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर। सम ट्रांजिशन मेटल आल्सो एग्जिबिट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। यानी कि कभी पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होता है, अभी ये तो समझ में ही नहीं आएगा। दरअसल हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल्स, ओके।
तो मेटल कार्बोनिल का जब बॉन्डिंग वगैरह देखेंगे, मेटल कार्बोनिल जैसे हो सकता है NiCO होल 4, ठीक है ना, FeCO होल 4, ये सब मेटल कार्बोनिल है, CrCO होल 6, इस तरह का बहुत सारा कंपाउंड हम लोग देखेंगे जब हम लोग मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे कहां पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये पाएंगे कि यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो कितना है, 0। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जानते हो, 0। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जानते हो, 0। यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो वही बात यहां पर बोल रहा है कि जहां पर पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होगा, जब बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल का, तो वहां हम लोग देखेंगे कि यहां पर मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसमें पाई एक्सेप्टर वाला कैरेक्टर, क्या होता है पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर, वो वहां पर हम लोग देखेंगे। लेकिन जिस जिस जगह पर, जिस जिस कंपाउंड में पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होगा वहां पर मेटल लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है। वही लिख रहा है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर। जहां पर लिगेंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर ये पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर बनाने में लायक होगा, वहां पर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड आता है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, सम ट्रांजिशन मेटल आल्सो एग्जिबिट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यहाँ पर तुमको दिख भी रहा होगा कि कुछ कुछ ट्रांजिशन मेटल तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना लेता है। अब इतना जानने के बाद कुछ कुछ एक्सेप्शनल बातों को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन यहीं तक याद रखना कि यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है ना, बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है। आईआईटीज नीट में भी ये इंपॉर्टेंस रखेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इवन रखेगा। लेकिन अब जो जो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं या बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उसको बोर्ड से कोई खास लेना देना है नहीं। लेकिन आप लोग यहां से वीडियो स्किप नहीं कर जाना, क्योंकि ये वाला चीज आप लोगों को समझने से मतलब है ना, समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो उससे आप लोगों को क्या लेना देना कि ये बोर्ड से है या क्या चीज से है, बस ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करो और बाकी उतना दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है ना। ये इसलिए मैं बोल देता हूँ बोर्ड के लिए या फलाने जगह ठिकाने के लिए, वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो वहां पर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए अरे ये चीज छोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट देखना। ऐसे तो सबसे पहले ये बता दो, ये बोर्ड बोले कि ये प्रीवियस आईआईटीज का क्वेश्चन है 2018 का, उसमें बताओ कि ग्रुप 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। 3D सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7, जो कि मैग्नीज के द्वारा शो करा जाता है। याद होगा आप लोगों को नहीं कि मैग्नीज जो होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्वेश्चन है। 4D सीरीज में मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +8, जो कि रुथेनियम के द्वारा शो करा जाता है, ठीक है। और 5D सीरीज में ये क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन में था ये, वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +8, जो कि ऑस्मियम में शो करा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने समझा। इसके बाद अभी हम लोगों ने देखा था कि 3D सीरीज का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +2। वहां पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और वो क्वेश्चन था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज भी रह सकता है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम भी रह सकता है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन भी रह सकता है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट भी रह सकता है, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया था कि इन चारों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो एकदम से बिना सोचे समझे तुम लोग लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा Mn2+ में होगा। कारण भी आप लोग बता सकते हो, Mn2+ D5 कॉन्फ़िगरेशन है। D5 कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से यहाँ पर जस्ट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्रोमियम 2+ की अगर हम लोग बात करें, क्रोमियम 2+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर Fe2+ में D6 कॉन्फ़िगरेशन है और CO2+ में यहाँ पर D7 कॉन्फ़िगरेशन। आप पूछोगे इन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग कैसे डिसाइड किए, तो ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल में हम लोग ये भी देखते हैं कि साइज कितना छोटा है। क्रोमियम का साइज इन दोनों से छोटा है, छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्रोमियम के केस में ज्यादा होगा, जिस वजह से Cr2+ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, और सेम बात Fe2+ और CO2+ के लिए भी लगेगा। तो ये वाला बात याद रखना है कि Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Cr2+, फिर Fe2+ और फिर CO2+ की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा स्कैंडियम 3+ रहेगा, उसके बाद क्रोमियम 3+, ठीक है ना, क्रोमियम 3+, उसके बाद जो होता है वो Fe3+ होता है, और उसके बाद CO3+। ये भी याद रखोगे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 हो जाता है, जो कि एकदम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करा इस वजह से। और देखा भी था हम लोगों ने, स्कैंडियम जो होता है सिर्फ एक ही तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, वो कौन सा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम D3, और D3 जो होता है D5 से ज्यादा स्टेबल होता है। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था जब आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने देखा था, D3 की स्टेबिलिटी D5 से ज्यादा, Cr3+ जो होता है Fe3+ से ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था Cr2+
और Fe2+ में कौन तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट था? तो Cr2+ तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट था, यानी कि रिड्यूसिंग पावर Cr2+ का ज्यादा था। क्यों? क्योंकि Cr2+ जल्दी Cr3+ में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। और यहाँ CO3+ की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो वो D6 है, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये स्कैंडियम 3+ की सबसे ज्यादा। और ये सब याद रखना, ये सब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि यहाँ पर 3 तरह की एनर्जी की जरूरत होती है कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी के लिए। वो क्या क्या? आयनेशन एनर्जी, हीट ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन एनर्जी भी उसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन कभी आप लोगों से ये पूछा जाए कि कॉपर के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी Cu+ और Cu2+, तो याद रखना Cu2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बावजूद इसके कि Cu+ में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, Cu2+ में D9। तो देख के लगता है D10 कॉन्फ़िगरेशन कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन होता क्या है ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर काम नहीं करता है, वो जो हाइड्रेशन एनर्जी और वगैरह वगैरह काम करता था। तो क्या होता है ना कि Cu2+ का साइज छोटा होता है, साइज Cu+ का बहुत बड़ा हो जाता है, और Cu2+ का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से Cu2+ कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाता है। किससे? Cu+ से। इस वजह से Cu+ जो चूंकि बहुत कम स्टेबल होता है, तो अगर Cu+ को तुम लोग पानी में डालोगे ना तो ये स्पॉन्टेनियसली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें सेमी स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए। यहां से यहां गया तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां गया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। चूंकि यहां पर सेमी स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? Cu+ जो है यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है। क्यों? क्योंकि Cu+ जो होता है कंपैरेटिवली कम स्टेबल होता है। किससे? Cu2+ और कॉपर से, इसलिए Cu+ जो है यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन दे रहा है। इस बात को भी याद रखना तुम लोग। और साथ ही साथ कभी कभी पूछता है ना कि Cu+ यहाँ पर क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन दे रहा है, तो याद रखना इस रिएक्शन का ΔG जो होता है वो नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होने की वजह से, और EMF ऑफ द सेल जो होगा ये पॉजिटिव होता है, जो कि इसको स्पॉन्टेनियस बनाता है इस रिएक्शन को। ये स्पॉन्टेनियस बोलो या फिजिबल बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना? अगर हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन क्रोमियम और मैंगनीज का भी बहुत सारा ऑक्साइड देता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। जैसे कि मैंगनीज का कुछ कुछ रिएक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर तुम लोग गौर से देखो कि यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ +4 है और यहाँ +2 है, तो साफ नजर आ रहा होगा +7 से +4 मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। अब +7 से +2 जो हो गया ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर Mn3+ जो तुम लोगों को नजर आ रहा है ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है ना। और डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर Mn3+ जो होगा कंपैरेटिवली अनस्टेबल होगा, तभी तो डिस्प्रोपोर्शनेट होके कंपैरेटिवली मोर स्टेबल सब्सटेंस MnO2 और Mn2+ बना रहा है। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं मैंगनीज के ऑक्साइड का। तो इस वाले रिएक्शन में आप लोग देखो कि यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग निकालोगे तो वो +6 के बराबर है, यहाँ मैंगनीज +7 है और यहाँ पर मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर भी तुमको नजर आ रहा होगा कि +6 से +7 करने का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और +6 से +4 मतलब रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटना मतलब रिडक्शन। और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि MnO4- जो है ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल होगा, तभी तो ये ऑक्सीडाइज भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया साइमल्टेनियसली। क्या चीज में? MnO4- और MnO2 में। तो यहां पर दर्शा रहा है कि अगर कंपैरेटिवली अनस्टेबल सब्सटेंस कंपाउंड में सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। और यहां जो दिख रहा है 4H+ बैलेंसिंग में या 4H+ यहां पर भी दिख रहा है, ये दर्शाता है कि ये सारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है कि बेसिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। जबकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकता था, जैसे ऊपर वाला ही रिएक्शन, जस्ट ये वाला रिएक्शन को हम लोग दोबारा से लिखें अगर, तो इस वाले में क्या नजर आ रहा है? यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +7 है। वही रिएक्शन यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ जहाँ H+ नजर आ रहा था, नीचे वाले रिएक्शन में OH-, यानी कि ये बेसिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन करवाएं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन यहाँ भी होगा। +6 से +4 करने का मतलब रिडक्शन, और +6 से +7 करने का मतलब ऑक्सीडेशन, सेम रिएक्शन। यानी कि ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है? एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में, और नीचे वाला रिएक्शन जो है वो कहां हो रहा है? बेसिक मीडियम में। लेकिन रिएक्शन का सारा थीम एक जैसा है, बस बैलेंसिंग में हम लोग H+ के बजाय OH- ले लेते हैं। H+ एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में OH- ले लेते हैं। यहां पर बैलेंस करके रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं।
क्वेश्चन जो आया हुआ है क्वेश्चन उसमें बैलेंस करा हुआ नहीं रहता है, वहां पर बैलेंसिंग भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो बैलेंसिंग अगर आप लोगों को नहीं आता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता होगा, तो साथ में आप लोगों को वीडियो जा रहा है मेल पर, और उस ईमेल पर जो भी वीडियो जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या फिर बैलेंस कैसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को करते हैं, उन चीजों को आप लोग स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि इसके बाद हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना और भी कई तरह का चैप्टर है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत ज्यादा खेल होता है, और उन चीजों को फ्रिक्वेंटली निकालने आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्मियम जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 में कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था, ऑस्मियम जो है वो 8+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। कोई दिक्कत नहीं है, +8 में बनाना चाहिए, बनाता भी है। लेकिन पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो इसका जवाब होता है कि ऑस्मियम में 6s2 और 5d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। और वहां पर बोला जाता है कि ये 6s और 5d दोनों का लगभग सेम एनर्जी होता है, इन दोनों का एनर्जी जो होता है लगभग सेम होता है, और सेम एनर्जी होने के वजह से एकदम आसानी से ये 6s का भी 2 इलेक्ट्रॉन और 5d का भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ निकलता है, जिस वजह से 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑस्मियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा बताओ, तो वो 8+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली कंपाउंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि ऑस्मियम में 6s और 5d का एनर्जी समहाउ लगभग बराबर होता है, जो कि वजह होता है कि ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन CrO5 को लेकर आता है और हर जगह हम लोग देखते भी हैं, ये वाला तो आप लोग जानते भी होंगे कि CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो CrO5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता है, जिस स्ट्रक्चर में तुम लोग गौर से देखो, ये है, ये है, ये है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो ये पूछा जाता है कि क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है CrO5 में, तो आप लोग जवाब दोगे +6। और ऑक्सीजन जो है उसकी बात करें तो ये 4 ऑक्सीजन जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो पेरोक्साइड है, जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और ये वाला ऑक्सीजन जो सबसे ऊपर तुम लोगों को नजर आ रहा है ये ऑक्साइड है, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मौजूद है, ठीक है। क्रोमियम का भी बहुत सारा ऑक्साइड कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, तो क्रोमियम का भी ऑक्साइड डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि ये रिएक्शन है। इस वाले रिएक्शन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग गौर से देखो +6 है, और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ पर +5 से +6 गया मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, उसी तरह +5 से +3 गया यानी कि रिड्यूस हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो CrO4 3- जो है ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल है, इस वजह से जैसे इसको हम लोग पानी में डालेंगे ये ऑटोमेटिकली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बना लेगा CrO4 2- और Cr3+, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने जाना था ऑलरेडी कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है तो वो मुख्य रूप से फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है। और ये भी मैंने बताया था कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में अगर हम लोग बात करें कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसके साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो याद रखना ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिवली फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड और ऑक्साइड मौजूद होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। इस टेबल में मैंने बना रखा है बहुत सारे फ्लोराइड और ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो तुम लोग देखो कि जैसे हम लोग ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट हैं तो वो इस तरह से हैलाइड वगैरह बनाता है, TiX4, TiX3 और TiX2। उसी तरह वेनेडियम की अगर हम लोग बात करें, वेनेडियम वगैरह यानी कि प्लस ग्रुप 5 के एलिमेंट की बात करें तो वहां पर भी तुम लोग देखोगे कि फ्लोराइड हैलाइड इस तरह से बनाता है। जैसे BF5 मैंने लिख रखा, तो जहां पर हमने X लिखा है ना तो समझना वहां क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह भी हो सकता है। जहां पर सिर्फ फ्लोराइड लिखा यानी कि जैसे BF5 तुम लोगों को नजर आ रहा होगा तो वो क्लोराइड और ब्रोमाइड वहां पर नहीं बनता, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम को पहुंचा सकता है। उसी तरह यहां पर तुम लोगों को नजर आ रहा होगा CrF6 CrF5 दिखा, तो CrF6 और CrF5 है यानी कि यहां पर सिर्फ फ्लोराइड ही क्रोमियम को +6 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा सकता है। लेकिन जहां पर X4 X3 या X2 लिख दिया मैंने क्रोमियम के साथ, वो तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि वहां पर
आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड भी हो सकता है। वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है, सिर्फ एक्स लिखा मतलब वहां पर फ्लोरीन से आयोडीन दो सारा कुछ हो सकता है। एक्स पर 1 लिखा है मैंने तो उसका मतलब है वहां पर फ्लोरीन से ब्रोमीन तक हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता है। जहां x2 लिखा है वहां पर फ्लोरीन से क्लोरीन तक हो सकता है, और जहां x3 लिखा है वहां फ्लोरीन नहीं हो सकता है, वहां उल्टा क्लोरीन से आयोडीन तक हो सकता है। इस बात को अच्छे से समझना। जैसे मैग्नीज के बारे में हमने लिखा है MnF4 MnF3, तो MnF4 और MnF3 करने का क्या मतलब, मैग्नीज +4 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोराइड के साथ बनाएगा, फ्लोरीन के साथ। लेकिन MnX2 जो लिखा यानी कि वहां MnCl2 भी हो सकता है, MnBr2 भी हो सकता है, MnI2 भी हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ आयरन की हम लोग बात करें तो आयरन में FeX2 जो लिखा है, FeX2 क्या है कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों हो सकता है। लेकिन FeX3 जो लिखा है वहां पर 1 सिंबल जैसे दिया मैंने, तो तुम लोगों को समझना पड़ेगा वहां आयोडीन नहीं हो सकता है, F3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है, FeI3 नहीं होता है। तो इस तरह से तुम लोग यहां से यहां तक समझना। ऑक्साइड की बात करें तो उसमें भी हमने लिख रखा है कि स्कैंडियम तो सिर्फ एक ही तरह का ऑक्साइड बनाता है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। टाइटेनियम +2 में भी बनाता है, +3 में भी, +4 में। पहला वाला +4 में, दूसरा वाला +3 में और तीसरा वाला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेनेडियम +2 से लेकर +5 कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। क्रोमियम +2 से लेकर +6 कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। मैग्नीज भी +2 से +7 तक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। आयरन FeO बनाता है और Fe2O3। तो FeO जो है इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Fe2O3 है वहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। लेकिन Fe3O4 एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड है जो कि FeO प्लस Fe2O3 से बना होता है, जहां पर आयरन +2 और +3 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। कोबाल्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो कोबाल्ट जो होता है +2 और +3 दोनों तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। CO3O4 वैसे मिक्स्ड ऑक्साइड है जो कि COO प्लस CO2O3 का मिक्सचर है, ठीक है ना। कॉपर दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, +1 और +2। जिंक एक ही तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है जो कि ZNO है, और उसके बारे में भी हम लोग जानते ही हैं। तो ये सारी बातें जो थी, ये सारी बातें किस चीज से संबंधित थी, ये सारी बातें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल से संबंधित थी। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो मैंने बच्चों शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें जितना भी पॉसिबल पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। इसके अलावे क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिमिट तो हो नहीं सकता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अलग अलग बुक में देखोगे तो पॉइंट ऐसे वैसे जैसे तैसे बहुत सारा लिखा हुआ है। लेकिन टीचर का ये भी धर्म होता है कि उन सारी बातों में से सिर्फ उन बातों को चुनकर स्टूडेंट के सामने रखा जाए जो कि उन लोगों को एग्जाम पास करने के लिए जरूरी होता है। तो यहां पर मैंने वही काम कर रखा है कि जो जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात होता है जिससे कि क्वेश्चन आए दिनों देखने को मिलता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चन आता है सिर्फ उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे आप मार्केट में 1000 किताबें हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को महाभारत बोला जाता है जिसका कि कोई लिमिट होता नहीं है, तो उतना पढ़ने का नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है इवन मैक्सिमम लेवल वो मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन फिर भी अगर कुछ और भी रह जाता है तो उसको एड ऑन के रूप में मैं आप लोगों को PDF के रूप में भी भेजूंगा और उन बातों को यहाँ पर डिस्कस भी कर दूंगा एक अलग से वीडियो बना के, ठीक है ना। तो कम से कम इतना तो कर लो, इतना ही करने में दम निकल जाएगा। जो देख रहे होगे फोटो फिगर में कि बच्चे भागने लगते हैं कि सर मैं तो चला, तो वो नहीं करना है। यहाँ तक जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई इसे अच्छे से करोगे, जैसे आज के आज कंप्लीट करो। और अगले लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल का चल रहा है ना, अब बहुत आसान आसान टॉपिक बनने वाला है, जैसे एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, जो कि बहुत छोटा छोटा आसान आसान चीज होता है जो कि आप लोगों को इजिली समझ में भी आएगा। तो यहाँ तक महत्वपूर्ण था और इंपॉर्टेंट था, और वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा एफर्ट लगता है। तो आप लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करो, कॉपी नोट डाउन करो, और संडे को टेस्ट भी है, इस बात को याद रखना। ओके, बाय बाय।